हेलो दोस्तों, मैं रामके सिंह स्वागत करती हूँ यूपी एलटी ग्रेड जीएस जीके की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, ये आपका जो चैनल नॉलेज कॉर्नर है, ये आपका अपना परिवार है और ये हमेशा आपके लिए एक कदम अच्छा करने का प्रयास करता है। उसी में आपके लिए जीएस जीके का एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके जीएस जीके में ये सीरीज जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली है, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन आप जीएस जीके वालों से मेरी एक कंप्लेन है। आप लोग ना जीएस जीके के बुक पे, वीडियो पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कमेंट एक भी नहीं आता। जबकि साइंस वाले पे व्यूज़ कम आता है, लेकिन वो लोग कमेंट बॉक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक, पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करिए, ठीक है? प्लीज़, अब आई होप सो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे। आप वीडियो देखते देखते भी कमेंट टाइप कर सकते हैं, आपका बहुत टाइम नहीं लगता है। पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब देंगे तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा। वो क्वेश्चन आपसे भूलेगा नहीं। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आप बताएंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करिए, ठीक है? आज जो है हम लोग क्लास नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले 11 क्लास हो चुकी है। अगर आपने देखा बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे जाइए, उसको देखिए। 6-7 दिसंबर को एलटी ग्रेड का पेपर लगा हुआ है, तो अब टाइम बहुत कम बचा है। अब जिनका 6-7 दिसंबर को पेपर है वो ये बुक की सीरीज़ भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन में 2 से 3 जो है ये सीरीज़, ये जो है प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाया जाए। लेकिन उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में आपके राय की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, सब्सक्राइब की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम इस बुक के 2 से 3 प्रैक्टिस सेट पर डे करवा देंगे। नहीं तो फिर एक चलता रहेगा और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जिनका पेपर 17 जनवरी को है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनका तो तब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे इसी चैनल पे साइंस के भी प्रीवियस ईयर करवाए जा रहे हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उसे भी ज़रूर देखें। और अगर आपका पेपर 6-7 दिसंबर को है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है सोचने की बात है और आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर देनी होगी, ठीक है? आज हम लोग जीडीसी राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 3/11/2019 का जो पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से विलुप्त संख्या का सही उत्तर दीजिए। यानी कि आपके सामने 2 बॉक्स दिया है, एक ये और एक ये। जिस पैटर्न से इस बॉक्स को फिल किया गया है, उसी पैटर्न से ये बॉक्स आपका फिल होगा। आपको पहले पता लगाना ये क्या पैटर्न था, वही पैटर्न आप इस पर रख देंगे तो आपका ये बॉक्स जो है वो फिल हो जाएगा। 5, 10, 75, 60, या 5, 60 पहले आया, या 5, 10 पहले आया, या 5, 75 आया। ये ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है। तो देखिए, ये जो सॉल्व किया गया है जिस पैटर्न पे, वो ऐसे सॉल्व किया गया है। कैसे? देखिए, 5 × 15 इक्वल टू आपका हो जाएगा 75, ठीक? मिल गया। फिर आपका 10 × 6 इक्वल टू हो जाएगा 60। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? इसी तरह से आप इसको निकाल लीजिए। देखिए, 6 × 6 36 हो गया। इसी तरह से आप 3 × 15 कर देंगे तो आपका 45 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 45, ठीक है? इसी तरह से ये सॉल्व किया गया, यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया है। आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिए, वहाँ से बैठ के अच्छे से रिविजन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगला क्वेश्चन है, 5 लोगों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम था, उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो इस नए व्यक्ति का भार कितना होगा? 50 किलोग्राम, 65 किलोग्राम, 68 किलोग्राम या 70 किलोग्राम? कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल व्यक्तियों की संख्या 5 है। व्यक्ति का भार कितना है? 60 किलोग्राम है। नए व्यक्ति द्वारा स्थान लेने पे औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी 2 × 5 अगर आप करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 60 में अगर आप 10 हो जाएगा, और 60 में अगर 10 जोड़ देंगे तो ये 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 किलोग्राम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? 70 किलोग्राम, ठीक? अगला क्वेश्चन, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिकी शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? अंगिरस, अत्रि, भृंग या पुत्सल? पुलस्त्य इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, भृंग। प्राचीन काल में भृंगवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिकी शासकों को पराजित किया।
पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृंग के पौत्र जो थे, जिनका नाम क्या था, ऋषि जमनिग के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्र अर्जुन को पराजित किया था। इनके बारे में कौन नहीं जानता भगवान परशुराम के बारे में। ये जो थे इसी भृंग वंश के ब्राह्मण थे और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर क्षत्रिय मतलब जितने भी क्षत्रिय थे सबको मार दिया था और समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान दे दिया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जेनिफर लॉरेंस, लॉर्ड लिटन, जॉर्ज कर्चन या फिर विंस्टन चर्चिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जॉर्ज कर्चन। द प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट जापान कोरिया चाइना नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज कर्जन है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1894 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में बाघ गुफाएं किसमें स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो बाघ गुफा जिसे टाइगर केव के नाम से जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है और ये मध्य प्रदेश में फेमस है। ठीक है, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नदी के किनारे स्थित हैं। ये गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसकी खोज 1818 में जेंडरफील्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? लक्ष्मी, पूजा, वरुण या परम। सही जवाब ऑप्शन ए लक्ष्मी। भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है। इसे चेन्नई के कुंभाकोनम शहर स्थित सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? सही जवाब ऑप्शन सी आई रोब ट्यूना। भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन का नाम आई रोब ट्यूना है, जिसे 14 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया। इसे IROV टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया, जो मेकर विलेज में इनक्यूबेटर करने वाली कंपनी है। ठीक है, ये जो कंपनी है IROV, ये मेकर विलेज में इंक्यूबेटर का काम करने वाली कंपनी है और इसी के द्वारा जो है रोबोटिक ड्रोन, जलीय रोबोटिक ड्रोन जो वो लॉन्च किया गया 14 सितंबर 2018 को। ये पेपर 2019 में आया था, तो ये करंट का क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम के प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव का कार्य किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। भारतीय सेना द्वारा भूकंप एवं सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया। बहुत सारे ऑपरेशन अभी हाल फिलहाल भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। मैं एक बार बता देती हूँ, आप चाहें तो कहीं कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। जैसे हाल ही में अभी एक हाल फिलहाल आपने इस ऑपरेशन का नाम सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर। इसके बारे में कौन नहीं जानता? ऑपरेशन सिंदूर ये 2025 में चला। ये पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ चला। इसके बारे में तो हर कोई जानता है। लेकिन एक ऑपरेशन अजय भी चलाया गया था 2025 में। ऑपरेशन अजय जो था ये इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में संघर्ष के दौरान भारतीय नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। इसी तरह से आपके लिए जो आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऑपरेशन था जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था। बाकी ऑपरेशन सिंदूर ये पहलगाम आतंकी हमला से संबंधित है। ऑपरेशन अजय इजराइल में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया। सूडान के संघर्ष के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। बाकी भारत के द्वारा समय समय पर बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद के विलय के लिए, ऑपरेशन विजय ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये गोवा दमन द्वीप के भारतीय संघ में विलय करने के लिए 1961 में चलाया गया ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट्स इसके बारे में कौन नहीं जानता? 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, ये भारतीय नौसेना द्वारा कराची पर हमला किया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट्स के माध्यम से। इसी तरह से भारत के बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन आपको बताना है उस ऑपरेशन का नाम जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप सो आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रयाग कुंभ 2019 से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मकर संक्रांति 14-15 जनवरी, मौनी अमावस्या 4 जनवरी, बसंत पंचमी 10 जनवरी या माघी पूर्णिमा
15 जनवरी। देखिए अभी प्रयाग कुंभ जो है हम सभी को एक बड़े लेवल पे देखने को मिला 2024-25 में, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाए आपको ना। तो इसका जो सही जवाब है मकर संक्रांति 14-15 जनवरी, बिल्कुल सही बात। मौनी अमावस्या 4 फरवरी को आता है, बसंत पंचमी 10 फरवरी को आता है, और माघी पूर्णिमा जो है ये आपको 19 फरवरी को देखने को मिलता है, 15 फरवरी को नहीं, 19 फरवरी को माघी पूर्णिमा देखने को मिला था। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यही सही सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2019 में अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी हैं? शेख हसीना इस समय चर्चा में हैं। इनको बांग्लादेश में मृत्युदंड की सजा भी सुना दी गई है। ये बांग्लादेश से भाग के भारत आ चुकी हैं। इनकी पार्टी आवामी लीग है, उसको निरस्त कर दिया गया है। इनके फादर मुजब्बुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की थी, उनकी मूर्तियों को बांग्लादेश में तोड़ दिया गया है। तो इनसे क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। ये जो है चौथी बार 2019 में आवामी लीग की तरफ से प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बनी थी, चौथी बार। पहली बार ये कब बनी थी? 1996 में। उससे पहले इनके पिता जो मुजब्बुर रहमान थे वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है ये बांग्लादेश से भागी भागी फिर रही हैं और बांग्लादेश में इनको मृत्युदंड की सजा भी सुना दी गई है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया। कितने रुपए का सिक्का जारी किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 रुपये का सिक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति के रूप में इन्होंने 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। इस सिक्के का वजन 35 ग्राम था और इस सिक्के में 2 भाषा, अंग्रेजी और देवनागरी, 2 लिपि देखने को मिलती है। सिक्के से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 75 रुपये का जो सिक्का है वो किसकी याद में जारी किया गया? तो आपको बता दें 75 रुपये का सिक्का विभिन्न व्यक्तियों और घटनाओं की याद में जारी किया गया। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया, उसकी 75वीं वर्षगांठ में। नए संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ उसकी 75वीं वर्षगांठ के रूप में। आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रतीक भी था ये। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे FAO कहते हैं, उसकी 75वीं वर्षगांठ जो है वो संपन्न हुई थी और भारतीय सेना के 75 वर्ष पूरे हुए थे। इन सभी को मिलाकर 75 रुपये का जो सिक्का है वो जारी किया गया था। ठीक है, बाकी अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 100 रुपये का सिक्का जो है वो जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के शहीद नजीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राण का बलिदान दे दिया। उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अशोक चक्र से, महावीर चक्र से, शौर्य चक्र से या कीर्ति चक्र से? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये 2018 का करंट का क्वेश्चन। ये जो अशोक चक्र है ये वीरता का पुरस्कार है। वीरता के पुरस्कारों में ये सभी अशोक चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र ये सभी शामिल हैं। ठीक है, 2025 में जो है अशोक चक्र से किसी को भी नहीं सम्मानित किया गया। बाकी अगर बात करें कीर्ति चक्र की तो हवलदार पवन कुमार थे, पवन कुमार यादव सिंह, इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया 2025 में। और शौर्य चक्र से कई लोगों को सम्मानित किया गया जिसमें कैप्टन शरद सिंसुनवाल जो है ये शामिल थे। ठीक है, इसके साथ साथ मेजर विकार भाबू, इन सबको नहीं पूछेगा। बाकी जो है कीर्ति चक्र से जो थे वो हवलदार पवन कुमार जो थे, हवलदार पवन कुमार यादव सिंह, इन्होंने आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन के दौरान असाधारण बहादुरी के लिए इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था 2024 में। 2025 में अशोक चक्र किसी को भी नहीं मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शाही परिवार की राजकुमारी उबोला रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए आयोग घोषित कर दी गई। वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। 2019 का ये क्वेश्चन है और उस समय ये करंट का क्वेश्चन था कि उबोला रत्ना जो है ये किस देश से संबंधित है? तो ये थाईलैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिबूती। जो 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे जिनका नाम इस्माइल उमर गुलेह था, ये जिबूती से संबंधित थे। पद्म विभूषण जो 2019 में मिला है ये जो है टोटल 7 लोगों को मिला है, लेकिन इसमें जो MT वासुदेव नायर हैं इनको मरणोपरांत मिला। इनके साथ साथ ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत मिला और शारदा सिन्हा जिन्हें बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता है, इन्हें भी पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस बार टोटल 7 लोगों को मिला जिसमें D नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर, कुमुदनी लाखिया, L सुब्रमण्यम,
M.T. वासुदेव नायर, इनको मरणोपरांत, ओसामू सुजुकी मरणोपरांत, और शारदा सिन्हा, इन्हों मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया गया। टोटल 7 लोगों को इस बार 2025 में। अगला क्वेश्चन, भारत के हथकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ? ये देखिए, ये सब क्वेश्चन 2019 के करंट से लिया गया था। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, एलिफेंट गुफा में। एलिफेंट गुफा में ये आयोजन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एलिफेंट गुफा है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल दूध में, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में और सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। सारे खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली नहीं है? ये क्वेश्चन इसके पहले भी एक वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। रेड फिश, कैट फिश, डॉग फिश या जेली फिश, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिल जाते हैं। उसमें आपको 3 मछलियों के नाम दिए थे और एक दे दिया था स्टार फिश। तो स्टार फिश भी मछली नहीं है, आप सभी को पता है, इकाइनोडर्मेटा वर्ग से संबंधित है। उसी तरह यहाँ पे जो जेली फिश दिया हुआ है ये भी मछली नहीं है, ये सिलेंट्रेटा वर्ग से संबंधित है। ठीक है, सिलेंट्रेटा फाइलम का एक जीव है जेली फिश। ठीक, उसी तरह स्टार फिश भी ये इकाइनोडर्मेटा है, यानी फाइलम जो है जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथीज, इकाइनोडर्मेटा तक जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उसमें रखे जाने वाले ये जीव हैं। बाकी रेड फिश, कैट फिश, डॉग फिश ये तीनों मछलियां हैं, वास्तविक मछली है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन मांसपेशियों में चयापचय उप उत्पादन के रूप में होता है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वसा, लैक्टिक अम्ल। सही जवाब ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। जब हम कभी कठोर व्यायाम कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा चल लेते हैं तो आप देखते होंगे आपके हाथ पैर जो है थकान महसूस करते हैं, दर्द होने लगता है, उसमें ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है और यही लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रंग वर्णधारता पुरुष में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है, रतौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं। इसमें से कौन सा सही जवाब है? तो इसमें से ना, मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस है वो पुरुषों में अधिक होती है, ये बात सही है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है, जो गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, वो वाई गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, इसलिए पुरुषों में अधिक होता है। लेकिन रतौंधी केवल वृद्धों में होती है, युवाओं में नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका गलत है, ऑप्शन ए आपका सही है, तो केवल ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी कथन और कारक दिया है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। पूछा है इनमें से कौन सा सही है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्वनि तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। अगर ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे क्या होता है? तो अनुप्रस्थ तरंगे वह होती हैं जो दोलन की दिशा से संबंधित होती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कैसी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो आर गलत हो जाएगा, ए सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है वो 3.5 बिलियन वर्ष पहले मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले मानी जाती है। 4.5 वर्ष पहले पृथ्वी बनी, ठीक इसके 100 साल बाद, 100 बिलियन वर्ष बाद, 3.5 वर्ष बाद जो है पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी थ्योरी है। कोई कोई कहता है क्वेसरवेट, साइंस जो है वो मानता है क्वेसरवेट नामक कोशिका पृथ्वी पर सबसे पहले जन्मी। ज्योग्राफी में आपको इसके बारे में एक अच्छी खासी थ्योरी दी हुई है। इसमें आपने ओपेरिन हेल्ड्रेन सिद्धांत के बारे में सुना होगा, पैन स्पर्मिया सिद्धांत के बारे में सुनी होगा। पैन स्पर्मिया क्या बताती है? कि ये बताती है कि जीवन में सूक्ष्म जीवाणु ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों से अंतरिक्ष में फैलकर पृथ्वी पर पहुंच गए। जबकि वहीं पे आप पे जो ओपेरिन हार्नलैंड परिकल्पना है ये क्या बताती है? कि आदिम पृथ्वी के अपचयी वातावरण में ऊर्जा स्रोत जैसे बिजली हो गया, यूवी किरणें हो गए, ये सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल अकार्बनिक अणु जैसे अमीनो एसिड हो गया इसका निर्माण करते हैं, बाद में महासागरों में इकट्ठा होते हैं और जीवन के पहले सरल रूपों में विकसित होते हैं। ठीक है, ये बताती है। बाकी इसके बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए हुए हैं और ये लंबा चौड़ा सिद्धांत होता है पढ़ने के लिए। बिग बैंग थ्योरी है, यूवी किरण का महत्व है, आधुनिक संश्लेषण थ्योरी है, बहुत सारे थ्योरी है जिसमें बिग बैंग शायद थोड़ा ज़्यादा ही मान्यता रखता है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। और जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? जंजीबार, सेशल्स, मेडागास्कर या मॉरिशस? सही जवाब मेडागास्कर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंद महासागर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, या विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। मेडागास्कर जो है ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है। यह एक महाद्वीप नहीं है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के सत्ता में है। इसे अमेरिका हथियाना चाहता है, लेकिन ये डेनमार्क के पास है। डेनमार्क इतना छोटा सा और समझ लीजिए ग्रीनलैंड इतना बड़ा सा, और इस देश का राजा इस पे शासन करता है, और यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो है ये मेडागास्कर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव के भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? नील, कांगो, नाइजर या अमेजन? सही जवाब कांगो। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैरे नदी जो है, जिसे कांगो कहा जाता है, इसी कांगो को जैरे नदी भी कहा जाता है, ठीक है, जैरे नदी। अगर कांगो ना देके आपको जैरे दे दे तो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसी को जैरे नदी भी कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो भारत में पाई जाती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और भूमध्य रेखा को कौन सी 2 बार काटती है? तो जैरे नदी या कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये कांगो नदी जो है ये मध्य अफ्रीका में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, और इसी को जैरो नदी भी कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्था IIRS निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदन संस्था उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन को पहले भारतीय फोटो निर्वाचन संस्था IPI के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। यह संस्था सुदूर संवेदन, भू संरचना, भू सूचना, स्थित निर्धारण व नौ संचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना कब हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगठनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, और ये जो है कई देशों का एक समूह है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना के, ऑस्ट्रिया के वियना में है। वर्तमान में इस संगठन में जो सदस्य देशों की संख्या है वो 12 है। ये अल्जीरिया, अंगोला, कांगो गणराज्य, इक्वाडोर, इक्वाटोरियल गिनी, गैबनॉन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला, ये 12 देश मिलकर ओपेक बनाते हैं। यहाँ तेल की कीमतों को स्थिर रखने और उनके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह संस्था बनाई गई है, कि कोई एक देश बहुत ज़्यादा तेल ना मतलब अपने देश से निकाल ले, या फिर बहुत ज़्यादा तेल का दाम ना बढ़ा दे, तो उसके लिए जो है ये संस्था बनाई गई है। इस संगठन में 13 सदस्य थे 22 में, लेकिन वर्तमान में इसमें 12 सदस्य हैं, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है। बाकी इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? सही जवाब 317। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने का प्रावधान है। बाकी बात कर लें आर्टिकल 315 में, तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई। 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य यानी कार्यों के बाद बताया गया, और 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को, या भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। आर्टिकल 56 में भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके त्यागपत्र और उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उनके द्वारा उपराष्ट्रपति यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही तो उपराष्ट्रपति होंगे, जो उपराष्ट्रपति होता है वही लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो इन्हीं को आर्टिकल 56 के द्वारा जो है ये इसकी सूचना देंगे या उन्हीं को अपना त्यागपत्र देंगे। अब आपके लिए जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? इसका जवाब आपको जो है
कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आपका जवाब सही होगा नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई? नीति, सेबी, आरबीआई या सीएसओ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग द्वारा। राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष रैंक पे कौन है, तो कर्नाटक है शीर्ष रैंक पे। अन्य शीर्ष में तेलंगाना, यानी तेलंगाना दूसरे नंबर पे और हरियाणा जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। शीर्ष पे कौन है? कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना और तीसरे नंबर पे हरियाणा आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा हो गई है? एक बार, दो बार, चार बार या कभी नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान दिया गया है, लेकिन अभी तक भारत में जो है कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। बात करें आपात की, तो भारत में कुल 3 बार जो है आपात लग चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962 में जब आपात की घोषणा हुई थी तो यह भारत और चीन के युद्ध के दौरान हुआ था। 1961 में जब दूसरी बार हुई तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान हुआ था। और तीसरी घोषणा जो हुई थी ये इंदिरा गांधी जी द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर हुआ था, ठीक है। 1977 के चुनाव को समाप्त कर दिया गया था और ये 1975 में हुआ था। बाकी वित्तीय आपात अभी भी भारत में कभी नहीं लगाया गया, ठीक है। तीनों आपातकाल जो है वो इंदिरा गांधी उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी उन्हीं के शासनकाल में हुआ। 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 ये इंटरनल मतलब आंतरिक गड़बड़ी के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने वाली बारंबारता को दर्शाती है क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति विवरण सारणी। अंकों एवं उनकी बारंबारता को दर्शाने वाली सारणी आवृत्ति विवरण सारणी कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 30 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।